वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एजुकेशन सोशल स्टडीज़ क्लास 8th चैप्टर 3 गुजरात स्टेट बोर्ड और स्कूल टेक्स्ट बुक्स। ये चैप्टर 3 जो है ये है इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ा गया था 1857 में। हम सब ने अपने बचपन में सुना होगा, आपने भी सुना ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये सब जो शहीद हुए थे 1857 की आज़ादी की लड़ाई में, क्रांति में, उन सब की कहानियाँ अलग अलग राजा राज्यों और अलग अलग जैसे मंगल पांडे, इस तरह से बहुत सारे राजा रानियों और भी लोगों की कहानियाँ हम सब ने अपने बचपन से लेके आज तक बहुत सुनी है। इन में जो थे प्रमुख लोग जो थे वो थे जैसे रानी लक्ष्मीबाई और झांसी, मंगल पांडे, तात्या तोपे, नाना साहेब, इस तरह से बहुत सारे लोग थे, अनगिनत लोग थे जिन लोगों ने अपनी जान, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी, कुर्बान करी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। इन लोगों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया था, ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया था। उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी, इंडिया की तरफ से पहली लड़ाई थी ये आज़ादी की 1857 एडी में जो लड़ी गई। बहुत बड़ा चैलेंज प्रोड्यूस किया था इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने। इनका पर्पस जो था वो यही था कि अंग्रेज़ों को भारत से, इंडिया से बाहर निकाल दिया जाए और इंडिया को आज़ाद, इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। सफल नहीं हुए ये लोग, लेकिन फिर भी जो काम इन्होंने किया उससे और कुछ हो ना हो, आगे की सारी लड़ाइयों के लिए, जितनी भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी, उन सब के लिए नींव रख दी। उन सब के लिए भारतीयों के दिल में जज्बा और उम्मीद जगा के गए। बहुत सारे कारण थे ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो 1857 में लड़ी गई। उससे 6 कारण प्रमुख हैं जो है पॉलिटिकल रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, सोशियो रिलीजियस रीज़न, मिलिट्री रीज़न और इमीडिएट रीज़न। और पहले रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न के ऊपर हम आते हैं तो 1757 एडी में बैटल ऑफ प्लासी जब लड़ा गया, तब से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी गई थी भारत में, इंडिया में। और तब से ब्रिटिश पावर जो है इंडिया में बढ़ती गई, इस्टेब्लिश हुई और बढ़ती भी गई। मैसूर वॉर लड़े, टीपू सुल्तान के एम्पायर का द एंड करा, डच और फ्रेंच कंपनीज को मार के, उनको हरा के इंडिया से बाहर निकाल दिया गया। नवाब ऑफ अवध को हराया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को हराया, मुग़ल एम्परर को डिफीट किया, नवाब ऑफ बंगाल को हराया, नवाब ऑफ तंजौर को हराया। मराठा वॉर्स हुई जो मराठास हार गए। 1818 एडी में ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश कर दिया अपनी पॉलिटिकल पावर पूरे भारत के ऊपर। अभी ये जहाँ पे हम ब्रिटिश बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली हमको बोलना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अभी तक ब्रिटेन एज अ कंट्री नहीं था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंगल कंपनी यहाँ पर थी। तो ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म जो है वो इंडिया में चालू कर दिया गया और इंडियंस को कोई पॉलिटिकल पावर नहीं दी गई। पॉलिटिकल पावर से दूर रखा गया इंडियंस को। जो इंडियन किंगडम्स बचे थे छोटे मोटे, उनको भी वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंदर सबको इंडिया के, मतलब ब्रिटिशर्स के आगे, बल्कि ये कह लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे घुटने टिकवा दिए। उनको सब्सिडरी अलायंस सिस्टम मानना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े, साइन करने पड़े, मानना पड़ा। अब इंडिया जो था, इंडियंस उसको रूल नहीं करते थे, उसको एक अंग्रेज़ कंपनी रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सप्लॉयटेशन करा गया इंडियंस का।
ब्रिटिशर्स के हाथों से बहुत बदतर सिचुएशन थी इंडियंस की तब। डलहौजी जो है उसने आके और काम किया, उसने एक एग्रेसिव डॉक्ट्रिन लेके आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अगर राजा का कोई बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो उसका जो राज्य है जो वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उसने सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सब के राज्य भी हड़प लिए, ये सब के राज्य भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ले आया। यही नहीं रुका वो, जो सब्सिडरी अलायंस जिन राजाओं ने एक्सेप्ट कर रहा था या उनको फोर्सफुली एक्सेप्ट कराया गया था, जैसे पेशवा, नाना साहेब और भी अन्य राजा, उनका पेंशन तक रोक लिया। जो उस सब्सिडरी अलायंस का पार्ट था वो भी रोक लिया। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, उनकी ज़मीन ज़ब्त कर ली, कॉन्फिस्टिकेट कर ली। और इन सब से सब तरफ राजाओं में, लैंडलॉर्ड्स में डिस्प्लेजर आ गया ब्रिटिश हुकूमत के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। फिर हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे वही बड़े अफसर बनते थे, हाई पोस्ट पे वही होते थे कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। कोई इंडियन को ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इंडियंस के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पेनफुल था। बहुत हेवी टैक्सेस लगाए जाते थे आम गरीब आदमी पर। रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया जाता था। रेवेन्यू, लगान, टैक्स नहीं दे सकते तो तुम्हारी फसलें जला देंगे, तुमको मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हारी ज़मीन हथिया लेंगे। इस तरह से बहुत स्ट्रिक्टली ये सब करा जाता था। जुडिशरी, अगर आप चाहो कि अगर आप सोचो कि आप जुडिशरी में जाके कंप्लेन करो, कोर्ट में जाके लड़ो इनके ख़िलाफ़, तो वो भी बहुत महंगा प्रोसीजर था। पुलिस तो इनफेक्टिव थी, वो पुलिस आपके पास नहीं थी, मतलब आपके लिए पुलिस काम नहीं करती थी। पुलिस तो इंग्लैंड के लिए ही काम करती थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था सैलरीज़ में इंडियंस और ब्रिटिशर्स में। वैसे भी इंडियंस तो लो लेवल की जॉब ही करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिशर्स ही हायर लेवल की जॉब करते थे, लेकिन फिर भी सैलरीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। यही सब कारण जो है ये 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कारण बने। फिर आते हैं इकोनॉमिक रीजंस। ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयट तो कर ही रहे थे इंडियन इकोनॉमी को, जो भी कुछ करते थे वो ब्रिटिशर्स के फेवर में ही करते थे और इंडिया के पतन की तरफ ही करते थे। इंडिया का फॉरेन ट्रेड तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर ही दिया। इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। जो ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी वो इसी तरीके से चलती थी कि इंडिया को सोर्स बना दो रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, इंडिगो, सिल्क, जो चीज़ इंडिया में जो चीज़ उनकी इंडस्ट्री में चाहिए, वहाँ की इंडस्ट्री अब जो है वो रेनेसांस भी हो चुका था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो चुका था। तो वहाँ की इंडस्ट्री जो थी वो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री टाइप की थी। वहाँ की इंडस्ट्री में जो चीज़ की ज़रूरत है वो रॉ मटेरियल इंडिया से सोर्स करो। अगर यहाँ के किसान नहीं उगाते तो उनसे ज़बरदस्ती उगवाओ ये चीज़, ये प्रोड्यूस करवाओ इंडिया में। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, इंडिगो, सिल्क, इस तरह के रॉ मटेरियल जो वहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे प्रोड्यूस करवाओ, सस्ते दामों पे लेके जाओ। और फिर उसके बाद में जो वहाँ से जो फिनिश गुड्स बाहर निकलेंगे फैक्ट्रियों से, उसको मार्केट करना है, कहीं पे बेचना है, तो वो इंडिया मार्केट है, उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी आबादी है, पूरा कंज्यूमर बेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पर उसको लाके बेचो। जब और कोई कंपटीशन नहीं होगा और कहीं से गुड्स नहीं आएंगे, इंडियन गुड्स भी नहीं बन रहे, क्योंकि इंडियन आर्टिजन्स को, इंडियन इंडस्ट्री को, सबको तो ठप कर दिया गया था। तो वो इंडियन गुड्स, इंडिया में जो गुड्स खरीदे जाएंगे वो उनके ही होंगे, तो बूस्ट किसको मिलेगा? इंग्लैंड की इकोनॉमी को। तो इवन जो सीरियल्स और पल्सेस थे वो भी नहीं उगाए जाते थे
सिर्फ उनके गुड्स जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए वही उगता था। टोटल फार्मर फेजेंट्री सब रूइन कर दिया, जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की उसके वजह से। और उस टाइम पे ड्रॉट्स, सूखा भी बहुत पड़ा, उसके कारण भी बहुत सफरिंग हुई इंडिया में। बहुत मिलियंस, बहुत सारे लोगों की जानें गई, फूड शॉर्टेज सूखे की वजह से। इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन क्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्री सबको रूइन कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो था उसमें राजा, लैंडलॉर्ड, फेजेंट्स, आर्टिजन्स, किसान, ये सब लोगों ने बड़ी मात्रा में भाग लिया। वो सब यही सब कारण थे। सोशल रिलीजियस रीजंस, ब्रिटिश जो है हर चीज़ में इंटरफेयर करते थे, सोशल रिलीजियस मैटर सब चीज़ में। जो क्रिश्चियन पास्टर्स थे, पादरी जो थे, उनको तो सपोर्ट मिला हुआ ही था गवर्नमेंट का। वो कन्वर्ट करते थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी। 1850 एडी में एक लॉ एनैक्ट किया गया, उसके अनुसार हिंदूज़ और मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ा। कारण ये था कि आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके जो बाप दादाओं की, पुरखों की जो ज़मीन जायदाद है, उसका आपको पार्ट तभी मिलेगा जब आप क्रिश्चियन होंगे। हिंदू और मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा। तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को भी क्रिश्चियन बनना पड़ा। और ब्रिटिशर्स तो इंडियंस को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, जैसे वो कुछ आदमी ही ना हो, डर्टी, डिजीज्ड, गंदे, रोगी, इन्फीरियर, इस तरह से वो समझते थे। और गोरे लोग जो है वो यहाँ पे राज्य करने के लिए ही आए हैं। कोई डीलिंग नहीं रखते थे वो इंडियंस के साथ में। उनके घर अलग होते थे, इंडियंस के घर अलग होते थे। इंडियंस तो सिर्फ टैक्स भरने के लिए होते थे। अगर इंडियंस का तो ये हाल करा कि जो टेंपल और मॉस्क, जो मंदिर और मस्जिद की प्रॉपर्टी है, उसको भी टैक्स से नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए। रिलीजियस सोशल डिस्क्रिमिनेशन करा। इस सब के कारण रिसेंटमेंट, हेट्रेड पैदा हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरे भारत में। फिर मिलिट्री रीजंस भी थे। एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी तो थी ब्रिटिशर्स की इंडियन के खिलाफ, मगर मिलिट्री में इंडियन ट्रूप्स के खिलाफ भी थी, जो एक बहुत बड़ा कारण बना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। क्योंकि ये स्टार्ट तो सोल्जर्स से ही करा गया था, इंडियन सोल्जर्स ने स्टार्ट करी थी। मिलिट्री सर्विस बहुत रिगरस होती है, आप सभी जानते हो, लेकिन उसके बावजूद सर्विस रिगरस है तो भी दोनों के लिए रिगरस है ना, इंडियंस के लिए भी और अंग्रेज़ों के लिए भी। मगर सैलरी अंग्रेज़ों की ज़्यादा और इंडियंस की कम। फैसिलिटीज़ में भी वैसे ही अंग्रेज़ों की ज़्यादा और इंडियंस की कम। इंडियन सोल्जर्स को तो बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी। जो हायर रैंक्स थे वो तो इंडियन सोल्जर्स को मिलते नहीं थे, वो तो अंग्रेज़ों को ही मिलते थे। इंडियन सोल्जर्स के लिए जो हाईएस्ट रैंक था वो था सूबेदार, बहुत बड़ा रैंक। कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर सब अंग्रेज़ों के पास, और सूबेदार जो है वो वहाँ तक, सिपाही से लेकर सूबेदार तक इंडियंस के पास। इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको, अब कोई भी आप लड़ाई देख लो इंडिया की जो पुराने ज़माने में लड़ी जाती थी, तो जो सोल्जर होते थे, जो सिपाही होते थे, वो अपनी पगड़ी पहनते थे, तिलक लगाते थे, उनकी दाढ़ियाँ होती थी। ये सब तो देखा ही होगा आपने पुराने ज़माने की, जब फिल्म्स आती हैं, सिनेमा आते हैं तब तो। लेकिन नहीं, ये नहीं, उनको तो पगड़ी, तिलक, बियर्ड यानी दाढ़ी, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं पहन सकते आप। इंडियन सोल्जर्स को मना कर दिया गया और उनको गारंटी देनी पड़ती थी कि वो अपना रिलीजियस सेंटिमेंट्स पीछे छोड़ के आए।
कोई डीलिंग्स नहीं रखी जाती थी इंडियन सोल्जर्स के साथ में, कोई सोशल डीलिंग्स नहीं। तो यही सब कारण बना ब्रिटिश ट्रूप्स को, इंडियन ट्रूप्स को भड़काने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का कारण बनी। शायद ये लड़ाई बहुत अच्छी रहती, बहुत जीत भी जाते, लेकिन ये लड़ाई अपने प्लान समय से बहुत पहले हो गई, बल्कि ये कह लीजिए कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं हुई, ये एकदम से हो गई, इमीडिएट कारण से हो गई। इंडियन सोल्जर्स, इंडियन राजा, कोई भी जना तैयार नहीं था जब ये हो गई। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जब हुई, तब इट वाज नॉट अ प्लान लड़ाई, ये अकस्मात इमीडिएटली हो गई। इसमें सबसे बड़ा कारण जो था इमीडिएट होने का, वो था एक कार्ट्रिज, एक गोली, और गोली के ऊपर लगा हुआ फैट। गोली ऐसी थी कि गोली के ऊपर एक कैप थी, कैप को दांत से काटना था और फिर वो बंदूक में डाल के चलानी होती थी गोली। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि पहले जो थी वो ओल्ड ब्राउन बेस राइफ़ल थी मिलिट्री के पास में, सिपाही के पास में, अंग्रेज़, और उसको रिप्लेस कर दिया गया न्यू एनफील्ड राइफ़ल से। ये दोनों की फ़ोटोज़ आपके बुक्स में बनी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए एक अफवाह फैली जनवरी 1857 में इंडियन ट्रूप्स में, बंगाल में, कि इसके ऊपर जो आप दांत से काटते हो वहाँ पे गाय और सूअर का मांस से ऑयलिंग करी हुई है। तो इस वजह से जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे वो बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि जहाँ गाय जो है वो हिंदूज़ की एक सेक्रेड चीज़ है, वहीं मोहम्मडन्स के लिए पोर्क यानी कि सूअर फॉरबिडन है, हराम है, वो नहीं खाते। और ये जब आप मुंह में डालोगे, इसको बाइट करोगे और उसकी कैप उतारोगे, बुलेट की कार्ट्रिज की कैप उतारोगे, तो एपोस्टेसी हो जाएगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप धर्म से बाहर निकाल दिए जाओगे। अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू नहीं रहे, अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम नहीं रहे। अनहोली चीज़ है ये। तो सिपाहियों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये कार्ट्रिज नहीं यूज़ करेंगे, हम ये बंदूक के कार्ट्रिज भी नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको बाइट भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और यही कारण हुआ जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इमीडिएट कारण, अकस्मात कारण बन गया। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो है ये रूमर नहीं था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। अब बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्च 29, 1857, बैरकपुर कैंप, बंगाल। सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम कार्ट्रिज, एनिमल फैट वाला कार्ट्रिज नहीं लेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं उसको बाइट करेंगे, उसको कैप नहीं उतारेंगे। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का। मंगल पांडे खड़े हो गए जी ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने, मेजर ह्यूसन के सामने। मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए बोल दिया। मंगल पांडे ने ह्यूसन को और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी। मंगल पांडे को अरेस्ट करके फांसी पे लटका दिया गया अप्रैल 8, 1857 को। तो मंगल पांडे बनते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। मई 10, 1857 को मेरठ में इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम कार्ट्रिज नहीं यूज़ करेंगे, हम गोली नहीं यूज़ करेंगे। इंडियन सोल्जर्स को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया।
दूसरे सोल्जर्स जो बाकी के सोल्जर्स थे, जितने सोल्जर्स ने मना किया उनको तो अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, बाकी के सोल्जर्स ने भी रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा। रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। और उन्होंने अपने कॉमरेड्स को रेस्क्यू करा और बड़ी लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंस की। अगले दिन वो मार्च करे मेरठ से नई दिल्ली। सिपाहीज ने किल कर दिया, मार दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिल्ली में और कॉन्कर कर लिया, दिल्ली को जीत लिया उन्होंने। दिल्ली बना मेन सेंटर ऑफ स्ट्रगल। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहादुर शाह जफर सेकंड को भारत का बादशाह, एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। जो एमिनेंट लीडर्स थे और जहाँ जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो एमिनेंट सेंटर्स थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, पटना, जगदीशपुर, बरेली। बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में ब्रिटिश के खिलाफ मोर्चा संभाला। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ में, बहुत ब्रेवरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ में ब्रिटिश आर्मीज़ का सामना किया कालपी और ग्वालियर में। कंवर सिंह जो 82 इयर्स के थे, जागीरदार और बिहार, उन्होंने भी मोर्चा संभाला और लीड किया। बहादुर खान ने बरेली से मेन लीडर बने। नाना साहिब पेशवा और उनके मिनिस्टर तांतिया तोपे जो थे, उन्होंने कानपुर से मोर्चा संभाला। उत्तर प्रदेश में बनारस, फैज़ाबाद, आगरा, झांसी, ये सब में भी ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। राजस्थान में आबू, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, कोल्हापुर में सतारा, महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी। गुजरात कहाँ पीछे रहता? गुजरात में गड़बड़दास मुखी ने मोर्चा संभाला और लीड किया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। अहमदाबाद, लूनावाड़ा, पाटन, आनंद, ये सब जगह से में ये लड़ाई लड़ी गई। द्वारका में जोधा माणिक और मल्लू माणिक ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओखा, बीजापुर, खेरालू, साबरकाठा, ये सब जगह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। पांडारवाड़ा, महिसागर का एरिया जो है, वहाँ के जो आदिवासी ट्राइबल्स, वो भी, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जो एमिनेंट लीडर्स और प्लेसेस में और चीज़ें भी आती हैं। बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, जागीरदार, विमेन लीडर भी थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी और लखनऊ से। फिर ट्राइबल्स भी थे, जैसे महिसागर एरिया के ट्राइबल्स, फार्मर्स, रूरल गांव के लोग, हिंदूज़, मुस्लिम, सब तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। सब लोगों ने लीडरशिप लिया। रिज़ल्ट क्या रहा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रिज़ल्ट क्या रहा और क्यों फेलियर रहा? रिज़ल्ट तो हमको पता है कि ये फेलियर रही, लेकिन क्यों फेलियर रही वो भी इसमें हम देखते हैं। शुरू में तो ये जो, अगर हम शुरू से देखें तो जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई तो शुरू में बहुत तेज़ी से जीत मिली, और फिर जितनी तेज़ी से जीत मिली और जितनी तेज़ी से ब्रिटिश टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते गए, उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आए। पावरफुल ब्रिटिश जनरल्स कैम्पबेल एंड ह्यूरोस जो थे, उन्होंने एक एक करके इंडियन लीडर्स को हराना चालू करा और ब्रिटिश रूल को रीइस्टैब्लिश करना चालू करा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया इंडिया से। अरे भाई, हटा दिया का मतलब ये नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, इंडिया आज़ाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, यानी कि अब जो है इतनी बुरी तरीके से ये हुआ था कि
ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली आ गई। डायरेक्टली इंडिया जो है वो उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट की हुकूमत आ गई। रूल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन डायरेक्टली आ गया इंडिया के ऊपर। और वो ढूंढने लगा कारण क्या है भैया, क्यों फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, क्या चेंजेस करने चाहिए हमको, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल क्या चीज़ की गलती हो रही है। आर्मी को रिस्ट्रक्चर करा गया। जो पॉलिसी थी इंडियन नेटिव स्टेट्स की उसको भी चेंज करा गया। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो पहले से चल रही थी उसको वापस इम्प्लीमेंट किया। और हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ो, यूनिटी को तोड़ो, वो सब पॉलिसीज़ लाओ। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो फेल हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स हिल गए थे। भैया ये क्या हुआ, अगर ये दोबारा हुआ तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो हम आते हैं वो देखा जाए तो लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप था। लीडरशिप, सब लीडर थे, सब राजा लीडर, सब लैंडलॉर्ड लीडर, सब कोई लीडर ही था इसमें, कोई नीचे वाला नहीं था। और एक लीडर दूसरे लीडर की बात नहीं मानता था, दूसरे लीडर से ऑर्डर नहीं लेता था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था उनमें आपस में, सब अनडिसिप्लिन्ड थे एक तरीके से, आप ये कह लीजिए। जब एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्लान के अनुसार चलना होता है, ये प्लान नहीं था, ये अनप्लान था। और सब लोग अपने आप ही अपना काम करते थे, कोई कोऑर्डिनेशन में मिलजुल के काम नहीं करते थे। बैटल ऑफ प्लासी इसी कारण से हारे थे, और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से ही हारे थे। मेन लीडर जो था बहादुर शाह जफ़र, वो बहुत बूढ़ा था, उसमें इतना दम नहीं था। बहुत सारे डिफरेंट लीडर्स थे, हर जगह पे अलग लीडर था, कोई सेंट्रल लीडरशिप थी ही नहीं। बहादुर शाह जफ़र ने थोड़ी ना प्लान किया था ये। मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी वो इंडियंस के पास नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स के पास थी। ब्रिटिशर्स की मिलिट्री मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ थी, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे रेलवे था, कम्युनिकेशन के नाम पे टेलीग्राफ सिस्टम था, और इंडियंस के पास ये सब चीज़ें नहीं थी। ना इंडियंस के पास रेलवे था, ना टेलीग्राम था, टेलीग्राफ नहीं था। फिर पावरफुल जनरल्स थे, जो क्वालिफाइड जनरल्स थे। इंडियंस तो हुकूमत के अंडर थे, इंडिया के पास तो कोई आर्मी ही नहीं थी, कोई किसी के पास आर्मी नहीं थी तो क्या, कोई किसी के पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। और इंग्लैंड के पास पावरफुल जनरल्स थे जिनको लड़ाई का एक्सपीरियंस था, और उन्होंने फटाफट आके इंडियंस को हराना चालू कर दिया और वापस अंग्रेज़ों का शासन बहाल कर दिया। फिर इंग्लैंड के पास में नेवल फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो बाहर से, क्योंकि इंडिया में जो इंडियंस थे उसके ट्रूप जो थे, सिपाही थे, उनके ऊपर उसको विश्वास नहीं रहता, तो बाहर से उसने ट्रूप्स लेके आए और उसने ये सारे जो बगावत थी, जो म्यूटिनी थी, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसको सप्रेस किया, दबा दिया। कोई पावरफुल लीडर नहीं था इंडिया के पास में सिवाय रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे के, उनके अलावा और कोई पावरफुल लीडर नहीं था। बाकी के कारण, अदर रीजंस जो थे, मोस्ट ऑफ द किंग्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बहुत सारे जागीरदारों ने, फिर बहुत सारे और टाइप के लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे कि कश्मीर के राजा, पटियाला, कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, इंदौर, ग्वालियर, वडोदरा, भोपाल, ये सब लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिख्स एंड गोरखास जो थे, सिख यानी सरदार, और गोरखा नेपाल से जो आते हैं गोरखा, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की तरफ से ही लड़ाई लड़ी। दोनों बहुत ही अच्छे लड़ाके माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे सोल्जर्स और बहुत अच्छे आर्मी के पार्ट माने जाते हैं। सिख रेजिमेंट हो गई, गोरखा रेजिमेंट हो गई आज के ज़माने में, तो वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ लेते हैं। वो भी, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़ी। जो
इंडिया में जो एजुकेटेड लोग थे, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर रहे थे, वो उन्होंने भी लड़ाई से पासा ही मोड़ लिया, उन्होंने भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसी तरीके से आप ये समझिए कि पूरे इंडिया में तो लड़ाई फैली ही नहीं थी, बच्चा बच्चा या हर आदमी लड़ाई में पार्टिसिपेट करे ऐसा नहीं था। अब हम आते हैं फॉर्म ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फॉर्म पे अगर हम आए तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने, जो उस ज़माने के विद्वान कह लीजिए या हिस्टोरियन, जो इतिहासकार जो है, उन्होंने हर लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। ब्रिटिशर्स ने कहा इसको म्यूटिनी यानी कि गदर था, और इंडियंस ने कहा मास रिबेलियन थी। तो डिसरायली जो था, डिसरायली प्रिंस ऑफ इंग्लैंड जो था उस समय का, उसने कहा पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। फिर विनायक दामोदर सावरकर ने और पट्टाभाई सीतारमैया, डॉक्टर सेन, इन सब ने कहा ये इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ये जो भी थी, क्रांति कह लो, इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह लो, गदर कह लो, रिबेलियन कह लो, म्यूटिनी कह लो, मास रिबेलियन कह लो, कुछ भी कह लो, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वॉर, ये जो भी थी ये बहुत ज़्यादा थी। जितनी बताई गई उससे तो बहुत, जितनी अंग्रेज़ों ने बताया उससे तो बहुत ही ज़्यादा थी। उससे इतनी ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी कि अंग्रेज़ हिल गए। अंग्रेज़ों को बाहर से मिलिट्री लानी पड़ी। फिर अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के इंग्लैंड के पार्लियामेंट को डायरेक्टली अपने अंडर शासन लेना पड़ा इंडिया का। तो पूरे इंग्लैंड को हिला दिया था इसने। और सिर्फ सिपाही की म्यूटिनी नहीं थी, सिपाहियों का गदर जैसे उन लोगों ने बोला उस तरीके से नहीं था। इसमें बहुत सारे राजाओं ने, जागीरदार ने, लैंडलॉर्ड ने, फेजेंट्स ने, फार्मर्स ने, आर्टिजन्स, ट्राइबल्स, सब लोगों ने अपनी बहादुरी दिखाई। और साथ में ये फ्यूचर में जो भारत की आज़ादी के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसके लिए मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यहाँ से ही आता है। और यहीं से जज्बा, आज़ादी के लिए जज्बा, वो फीलिंग कि हम कर सकते हैं, हम तब अगर सारे जने साथ आ गए होते तो हमने तभी कर दिया होता 1857 में, 100 साल पहले कर दिया होता, 90 साल पहले, 90 इयर्स पहले हम आज़ाद हो गए होते। वो सब चीज़ें यहीं से आती है, यही इंस्पिरेशन बनता है आगे की सारी फ्यूचर नेशनल मूवमेंट्स जो इंडिया में हुई। तो इसी के साथ में अब हम चैप्टर के एंड में आते हैं और चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।